आज लगभग दोपहर 1 बजे के करीब जीएसटी ऑफिसर्स की टीम हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जीएसटी ऑफिसर्स ने हमसे कितनी रिश्वत मांगी। हाँ दोस्तों, सही पढ़ा आपने यूट्यूब थंबनेल पे। आज मैं आपको लाइव बताऊंगा कि जीएसटी ऑफिसर्स ने हमसे कितनी रिश्वत मांगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा जीएसटी ऑफिसर्स के आते ही सबसे पहले उन्होंने हमसे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंने अपने घर के एड्रेस पर ले रखा था। फिर क्या हुआ दोस्तों, आपने भी अपने एड्रेस पर ले रखा है क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन? तो आपके साथ क्या हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब दूंगा मैं आप सभी को केवल इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी भारी पेनल्टी ना देना पड़ जाए दोस्तों। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, माई पर्सनल सीए के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्स की। आज की इस पूरी वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा जब जीएसटी ऑफिसर हमारे पास आए उसके बाद से लेके क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आई, कौन कौन से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, और उनके जाते वक्त तक क्या क्या सिचुएशंस हैपन हुई, क्या क्या अवेलेबल हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या सवाल उन्होंने हमसे पूछे, और भी सवालों के जवाब जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मैंने 1 बाय 1 नोट कर रखे हैं और मैं आपको 1 बाय 1 बताता रहूँगा, और आप जो है उसको सुनते रहिए और समझते रहिए ताकि ये सिचुएशन आपके सामने भी अगर आ जाए तो उससे आप बाहर कैसे निकल सकेंगे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो स्किप मत करना, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल था हमारा दोस्तों, जीएसटी ऑफिसर ने हमसे कितनी रिश्वत मांगी। इस सवाल का जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा, क्योंकि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पेंडिंग रह गए थे, क्या क्या उन्होंने ओके कर दिया था, ये सब मैं आपको 1 बाय 1 बताते जा रहा हूँ। उसके बाद से मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले चीज कि जीएसटी ऑफिसर को हमने कैसे डील करी, जो कि बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है, उनके पास जो नंबर हमने पोर्टल पे रजिस्टर करवा रखा है, उनके पास कॉल आया जीएसटी ऑफिसर का, और वो उन्होंने हमारी लोकेशन पूछी कि हमारी बिजनेस प्लेस की लोकेशन क्या है, और वो हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस पे आ गए। आने के बाद दोस्तों हमने बिल्कुल पोलाइटली वे में उनसे बात करा और बिल्कुल घबराने के जैसे रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हम कोई टैक्स इवेजन नहीं करते हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक रिस्पेक्टेड टैक्स पेयर है, तो हमें भी हमारे खुद के कुछ ना कुछ राइट्स हैं। ओके, घबराने की जरूरत उसे है जो कोई फेक और बोगस बिल्स काटते हैं, जो गलत तरीके से आईटीसी क्लेम करते हैं और सरकार को धोखा देते हैं। हम उस कैटेगरी में नहीं है, तो हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी नहीं है तो आप भी बिल्कुल डरिए मत दोस्तों। अकाउंट्स बुक अगर आप ठीक रखेंगे तो आपको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने मान लीजिए कोई फेक बोगस बिल काट रखे हैं दोस्तों, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल के बिल, परचेज के बिल बिल्कुल ठीक है, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, तो उनको हमने जीएसटी ऑफिसर्स को जो डील करा है, बिल्कुल पोलाइटली वे में डील करा है, बिल्कुल घबराए नहीं है। हमारे साथ हमारे कलीग्स थे, उन्होंने भी बिल्कुल पोलाइटली वे में उनसे बात करी है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं मूव करता हूं, मुझे कितने की पेनल्टी देनी पड़ी। दोस्तों मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट ओके थे, तो मुझे इस केस में कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ी। और मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक हुए, इससे पहले मैंने एक जीएसटी स्पेशल ड्राइव पे पूरी वीडियो बना रखी है। मैंने उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जीएसटी ऑफिसर्स आपसे मांग सकते हैं, मैंने उसके अंदर फुल गाइडेंस प्रोवाइड करी है, और केवल वही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे मांगे और मैंने वो प्रोवाइड करवा दिए। तो जीएसटी ऑफिसर जब हमारे पास आए, सबसे पहले उन्होंने ये चेक किया कि बिजनेस नेम बोर्ड अवेलेबल है या नहीं। एक पर्सन ने मुझे बताया अगर बिजनेस नेम बोर्ड वहां पे अवेलेबल नहीं होता, जीएसटी ऑफिसर में से एक पर्सन ने मुझे बताया कि अगर मेरा वो बोर्ड वहां पे अवेलेबल नहीं होता विद जीएसटी एंड, तो मुझे 25,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ती उसी वक्त। ओके गाइस, तो आपने भी अगर अपना बिजनेस नेम बोर्ड अपने ऑफिस के बाहर नहीं लगवाया है, तो अपने ऑफिस के बाहर अपने बिजनेस नेम बोर्ड को लगवा लीजिए। जीएसटी एक्ट के तहत ये लगवाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगवाते हैं तो आपको 25,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है दोस्तों, तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। अब हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, कितने जीएसटी ऑफिसर्स की टीम जीएसटी स्पेशल ड्राइव स्कीम के तहत हमारे पास आई थी। दोस्तों जब मैंने काउंट किया कि कितने लोग हमारे पास एज अ टीम जीएसटी ऑफिसर्स के हमारे पास आई थी, तो टोटल 9 पीपल्स थे, 9 लोग थे। इसमें से 2 वुमेन थी और 7 मेंस थे। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास भी 9-10 की टीम आ सकती है रेड करने के लिए, आपके इनवॉइसेस चेक करने के लिए और आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस की वेरिफिकेशन करने के लिए। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। 1 बाय 1 वो आपसे सवाल पूछेंगे, तो 1 बाय 1 आप उनके जवाब देते जाइए, और 1 बाय 1 जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होते रहेंगे।
और जो डॉक्यूमेंट्स आपको वो बोले दिखाने के लिए आप उनको शो करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, मैंने दोबारा जैसे बताया पहले ही कि वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे मांगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए उन्होंने मुझसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे। और वो आपसे भी मांग सकते हैं, तो ऑन द स्पॉट वो आप अपने पास रेडी रखें हमेशा, ताकि जैसे ही वो आए तो आप उनको शो कर सकें। तो अब मैं मूव करता हूं अपने अगले सवाल की तरफ। जीएसटी ऑफिसर्स ने सबसे पहले मुझसे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे? दोस्तों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पहले ही मुझसे पूछा गया था और लाइव हमारे साथ ये प्रैक्टिकल हो चुका है। मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी, और मैं आज जो मेरे साथ हुआ, जो ऑफिसर्स ने मुझसे पहली चीज़ मुझसे मांगी वो डॉक्यूमेंट था मेरे सारे परचेज इनवॉइसेस। जब मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था जीएसटी के अंडर, तब से लेके आज तक टिल डेट तक जितने भी परचेज इनवॉइसेस मैंने अपने जीएसटीएन नंबर पे रेस करवाई थी, क्रिएट करवाई थी, वो सारे इनवॉइसेस उन्होंने मुझसे मांगे। और जिस पर मैंने आईटीसी क्लेम किया था वो सभी इनवॉइसेस मैनुअली उन्होंने मुझसे मांगे, और वन बाय वन उन सभी ने वो इनवॉइसेस चेक करे दोस्तों। तो ये आपसे भी मांग सकते हैं, तो मांगने से पहले ही आप एक जगह इकट्ठा करके अपने सारे परचेज के इनवॉइस रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड मैं आपको आगे का नेक्स्ट सवाल बताना चाहूँगा, सबसे ज़रूरी क्या था हमारे लिए, हमें कैसे पता चला कि वो असली जीएसटी ऑफिसर है या नहीं। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था, हमने पोलाइटली वे में जब वो हमारे पास आए तो सबसे पहले हमारे जो राइट्स थे उनकी आईडी कार्ड चेक करना था। हमने पोलाइटली वे में उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर क्या आप मुझे अपना आईडी कार्ड शो कर सकते हैं। तो उसके अंदर आईडी कार्ड के अंदर उनका नेम, डिपार्टमेंट, रेंज और डिवीज़न उनका अवेलेबल था, क्योंकि हमारे रेंज जीएसटी डिपार्टमेंट की रेंज और डिवीज़न से मैच कर रहे थे। तो बिल्कुल मुझे 100% यकीन हो गया कि वो मेरे वाकई डिवीज़न से आए हैं, जीएसटी ऑफिस से आए हैं। तो ये रेंज और डिवीज़न आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा कि रेंज और डिवीज़न आप अपने जीएसटी ऑफिसर कैसे चेक कर सकते हैं, ताकि जीएसटी ऑफिसर्स का जब आप आई कार्ड मांगे तब उनसे वो वेरीफाई कर सके दोस्तों। तो जीएसटी की रेंज और डिवीज़न जानने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद आप आ जाना है यहाँ माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हुआ। इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद आपका जो ये रेड कलर का जुरिस्डिक्शन शो हो रहा है, उसमें जो रेंज अवेलेबल है रेंज 126, और आपका जो डिवीज़न अवेलेबल है जिसके यहाँ पे शो हो रहा है उत्तम नगर, तो ये आपका रेंज और डिवीज़न होगा। तो और जीएसटी ऑफिसर्स आपके पास जब चेक करने के लिए आएंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए आएंगे, तो वो आपके रेंज और डिवीज़न से ही आएंगे दोस्तों, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। अगर कहीं और से उन्होंने आई कार्ड पर कुछ लिखा हुआ अलग से पाया गया तो इसका मतलब वो फेक जीएसटी ऑफिसर्स आपके पास आ रखे हैं। तो जब भी आपके पास जीएसटी ऑफिसर्स आए तो उनका रेंज और डिवीज़न आप जरूर चेक करें। और रेंज और डिवीज़न अपना पता लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया, लॉगिन करने के बाद आपको माई प्रोफाइल में आके अपने इस सेक्शन में आके देख लेना है दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैं आगे बताना चाहूँगा आपको, वेरिफिकेशन के वक्त हमारे जो है एक पार्टनरशिप फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म है, उसमें 2 पार्टनर है। तो एक पार्टनर अवेलेबल था और दूसरा जो पार्टनर है जो कि ऑनर है वो अवेलेबल नहीं था। फिर क्या हुआ, क्या उन्होंने मुझसे कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछे या कि वो क्यों अवेलेबल नहीं है ये पूछा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मली कोई इंसिडेंस नहीं हुआ और उन्होंने उसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं अवेलेबल था, उन्होंने सारे सवाल मुझसे करे, मैंने सारे जवाब उनको दिए। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे मांगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको प्रोवाइड करवाए, सेल्स बिल, परचेज इनवॉइसेस, ओके। और इसके अलावा जो उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मुझसे मांगे वो भी मैंने उनको जो है 1 बाय 1 प्रोवाइड करवाए दोस्तों। और उनसे मैंने पूछा कोई अगर इंडिविजुअल फर्म है और इंडिविजुअल फर्म पे अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और वहाँ पे ओनर अवेलेबल नहीं होता है तो क्या इस केस में भी कोई पेनल्टी लग सकती है? तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिंपल ये जवाब दिया अगर ओनर अवेलेबल नहीं है तो कोई नहीं, कोई वो अपना ऑथराइज सिग्नेटरी बना सकता है किसी को जो पूरे फर्म के बारे में जो हमें इन्वॉइसेस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सके, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड दिखा सके, जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं एक बिजनेस प्लेस पे रहने के लिए, तो वो जो प्रोवाइड करवा सके बिना ओनर की मौजूदगी में, तो भी कोई इशू नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो अगर आप भी अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे अवेलेबल नहीं रहते हैं हमेशा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप किसी को अपॉइंट कर सकते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके बिहाफ पे जीएसटी ऑफिसर्स को अटेंड कर सकता है दोस्तों। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखें, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं अगले सवाल की तरफ मूव करूंगा, क्या उनके साथ पुलिस की टीम भी आई थी? दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, पिछले ही 1 हफ्ते के अंदर ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 10,000 जीएसटी
फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो पता लगाए गए हैं, और जो भी उन्होंने आईटीसी फेक आईटीसी क्लेम करी थी वो उनको डबल पेनल्टी के साथ रिवर्स करनी पड़ी, और सामने जिसने आईटीसी क्लेम करी थी उसको भी डबल पेनल्टी लगाई जा चुकी है। तो अब क्या पुलिस की टीम भी उनके साथ आई थी? तो मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा दोस्तों, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके साथ कोई पुलिस की टीम हमारे पास नहीं आई थी, और आपके पास भी बिल्कुल भी नहीं आई कोई पुलिस की टीम, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड टैक्स पेयर हैं। ओके, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, अभी मैं आपको एंड में बता दूंगा कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास इकट्ठे करके रख लीजिए, और फ्यूचर में आपको उससे रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि जो जैसे कि थंबनेल में आपने रीड किया था कि क्या जीएसटी ऑफिसर्स ने हमसे कितनी रिश्वत मांगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़, कोई नई स्कीम आती है तो करप्शन को वो चीज़ बढ़ावा देती है, लेकिन अगर सब डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक हैं और सब चीज़ ओके है तो कोई भी आपसे करप्शन के लिए बोल नहीं सकता, कोई भी रिश्वत आपसे बिल्कुल नहीं मांग सकता अगर आप अपनी जगह ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, करप्शन या रिश्वत जो होती है वो किसी को ना देनी चाहिए ना लेनी चाहिए। और इसके हमारे केस में भी यही हुआ, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ओके थे तो हमें कुछ देने लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। नहीं हम एक इंडियन मूल के निवासी है, और ना ही हम सभी को ये शोभा देता है कि हम जो है करप्शन को बढ़ावा दें। तो दोस्तों आप भी ऐसी चीज़ को बढ़ावा ना दें, और हमेशा आप जो है सभी कंप्लायंसेस को कंप्लीट रखें और सभी डॉक्यूमेंट्स को ओके रखें, ताकि फ्यूचर में आपको कोई इशू ना आए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास अवेलेबल थे जिसके कारण से मुझे पेनल्टी से बचना पड़ा, जिन्होंने मुझे पेनल्टी देने से बचाया, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल थे, और उन्होंने वो देख के मुझे ओके कर दिया और डन कर दिया। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो भाई जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जीएसटी ऑफिसर्स ने हमसे मांगे और जिनको दिखा के हम पेनल्टी से बच सके। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने मेरा बिजनेस नेम बोर्ड देखा, उसके बाद सारे परचेज के इन्वॉइसेस देखे और सभी सेल के इन्वॉइसेस देखे, और उसके अंदर जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछे मैं वन बाय वन उनका जवाब देता गया। ओके, तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है तो अवेलेबल कर लीजिए और उसको एक जगह इकट्ठा फाइल में रख लीजिए। और सेकंड चीज़, हमारा रेंटेड था तो हमने रेंट एग्रीमेंट बना रखा था, या आपके केस में आपने लीज डीड बना रखा है, या आपका ओन्ड है, तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट 3 मंथ पुराना। उसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास अवेलेबल रहेगा। और एक रहता है, अगर आप रेंटेड केस है आपका, आपने बिजनेस प्लेस जो है वो रेंट पे ले रखा है या लीज डीड पे ले रखा है, लीज पे ले रखा है, तो एनओसी साइन करवा लीजिए लैंडलॉर्ड से, जिसके अंदर वो लिखता है कि आप इस प्लेस ऑफ बिजनेस पे अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, और इस प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस दे के आप कोई भी पैन नंबर, टैन नंबर एक्सेट्रा, कोई भी लाइसेंस जो आपको रन करने के लिए मैंडेटरी है, गवर्नमेंट लाइसेंस, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में नहीं पता है आप सभी को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और इसको नोटराइज करवा के लैंडलॉर्ड साइन कर देगा, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने पास आप रख लेंगे। ओके, और लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ये भी उन्हें हमसे मांगा था, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट है तो आप उनको वो दिखा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों लैंडलॉर्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, लैंडलॉर्ड के आधार और पैन भी उन्होंने मुझसे मांगे, और इसके अलावा उन्होंने एक एडिशनल चीज़ क्या देखी कि लैंडलॉर्ड को हम रेंट पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पूरी साल की स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जब से मैंने करंट अकाउंट ओपन करवाया था, वो स्टार्टिंग से मेरा बैंक स्टेटमेंट मांगा उन्होंने, और वन बाय वन सारी स्टेटमेंट जो है वो चेक कर रहे थे, जहाँ उनको शक लग रहा था वो मुझसे पूछ रहे थे, मैं उनको जो है वेरीफाई करवा रहा था, और उन्होंने मुझसे वो एंट्रीज मार्क करने के लिए कही या पेमेंट मार्क करने के लिए कहा जो मैंने लैंडलॉर्ड को पेमेंट करी थी रेंट की। ओके, इसके साथ उन्होंने मुझसे इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, जो मैंने पुरानी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, वो भी उन्होंने मुझसे मांगी। उसके अंदर मैंने क्या अपनी टर्नओवर दिखा रखी है और जीएसटी पे क्या अवेलेबल है, वो भी उन्होंने मुझसे पूछा। इसके अलावा मेरा ऑडिट केस था दोस्तों, तो मेरे से उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मांगे, जिसे मैंने आपको उनको पुरानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस जो है पिछले साल की वो प्रोवाइड करवाई। अगर आपके पास भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपने ऑडिट करवा रखी है या प्रोविजन बनवा रखा है, तो आप जो है अपने सीए को बोल के, अपने अकाउंटेंट को बोल के मंगवा लीजिए, या हमारी कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ पे उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करिए
और कोई भी डाउट आपके पास आता है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो हमारी टीम से हेल्प लीजिए, हमारी टीम आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने मंगवा लिए, अपने पास रखे हुए थे और उनको प्रोवाइड करवा दिए, जिसकी वजह से मैं पेनल्टी से बच पाया दोस्तों। तो आई होप ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप भी अपने पास रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो शेयर कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपके सवालों का जवाब हम बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।